मैं डॉक्टर रामा यादव, कल्याण पीजी कॉलेज भिलाई छत्तीसगढ़, हेमचंद यूनिवर्सिटी दुर्ग छत्तीसगढ़, इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय की अवधारणा आपके सामने रख रहा हूँ। सामान्य एवं नियमित शिक्षा हमारे देश में पहले से भी लागू थी। उसके बाद कंसेप्ट आया विशेष स्पेशल एजुकेशन का। जो छात्र स्पेशल कैटेगरी के थे, वो अपंग हों या प्रतिभावान हों, उनके लिए अलग विद्यालय की अवधारणा हमारे सामने आई। वर्तमान परिवेश में इन दोनों अवधारणाओं से अलग हटके, इन दोनों स्कूल व्यवस्था से अलग हटके, दोनों स्कूल से जुड़कर, अर्थात जब सामान्य या नियमित छात्रों के साथ साथ अपंग या विकलांग छात्रों का या विद्यार्थियों का अध्ययन एक साथ कराया जाए, दोनों की व्यवस्था एक साथ संयुक्त हो की जाए, तो उसे इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम दिया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे स्कूल एजुकेशन, तो स्कूल की जब बात हम अवधारणा लाते हैं तो सामान्य या नियमित छात्रों के साथ जब अपंग या विकलांग बच्चों को एक ही संस्था में एक ही साथ अध्यापन कार्य कराया जाए, अध्ययन कराया जाए, तो उस स्कूल को इंक्लूसिव स्कूल कह सकते हैं। अब बात बनती है कि आवश्यकता क्यों उसकी, नेक्स्ट क्यों। फर्स्ट बात बनती है कि स्वाभिमान को जागृत करना। ये पाया गया कि सामान्य बच्चों के या सामान्य स्कूल में पढ़ाए जाने वाले बच्चों के सापेक्ष जो विशेष विद्यालय थे या स्पेशल चाइल्ड के लिए जो स्कूल थे, उन बच्चों में इंफीरियर या उन्हें कमतर आंका जाता था या कमतर माना गया। जबकि उसकी अवधारणा यह है कि जो अपंग बच्चा होता है, अपंग स्टूडेंट होता है, किसी क्षमता विशेष में अपंग होता है, शेष उसके जो प्रतिभाएं हैं या शेष उसके जो विभिन्नताएं हैं, जो शेष उसके गुण हैं, वो उसमें जो है किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं होती, ऐसा नहीं पाया जाता है। केवल मल्टीपल जो स्पेशल चाइल्ड है उसको छोड़कर। तो इस आधार पर देखा गया, स्वाभिमान की बात हुई, तो यदि उनके साथ वो स्टूडेंट पढ़ता है और उनके समानांतर पढ़ता है और समानांतर परफॉर्मेंस करता है, अचीवमेंट करता है, एकेडमिक अचीवमेंट खास करके, तो उसके अंदर सेल्फ में स्वाभिमान जागृत होता है। दूसरी बात अपनत्व की बात आती है। स्वाभाविक है जब कोई भी समाज के, सोसाइटी के दोनों तरह के बच्चे, यानी सामान्य बच्चे और जो है विकलांग छात्र या बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, साथ में रहने से बहुत कुछ जो है आपस में जो है एक तरह से कहा था ओन फीलिंग हो जाती है, ओन फीलिंग बनती है। अगला इसका आवश्यकता है महसूस करी मैत्री भाव की, फ्रेंडशिप की। जब जो स्वाभाविक चीज़ है, जब एक साथ आदमी रहता है, एक साथ पढ़ता है, बहुत समय तक एक साथ अध्ययन करता है, एक दूसरे की जरूरतों को महसूस करता है, और इवन केवल जो है स्पेशल चाइल्ड, ऐसा नहीं कि स्पेशल चाइल्ड जो फील करते हैं कि हमें सामान्य बच्चों हमें महत्व दें, चाहे उनसे दोस्ती हो, उनके अंदर भी जो सामान्य बच्चे हैं वो भी जब उनके साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ रहने में, एक साथ पढ़ने में उनको उनके प्रति केवल सहानुभूति बस ही नहीं, सामान्य दृष्टिकोण उनके अंदर डेवलप होता है कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं या इनको भी अपने तरीके से समझा जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए, तो फ्रेंडशिप का व्यवहार उनके अंदर डेवलप होता है। ये स्वभाव का ऐसा पाया जाता है। दूसरी बात होती है कौशल विकास की। स्पेशल चाइल्ड को स्पेशल मान की जो व्यवस्था या शिक्षा दी जा रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा पाया जा रहा था कि उनके अंदर कम कौशल विकास की भावना आती थी। इसलिए जो है कौशल विकास में देखा जाए तो उसमें जो है सामान्य बच्चों के साथ या जो सामान्य स्कूल है उन्हीं के साथ इन बच्चों को भी या इस तरह की शिक्षा दी जाए, तो उसमें कौशल विकास सापेक्षिक दृष्टिकोण से अधिक पाया जाएगा, ऐसा मानना है। प्रतिभा के विकास की भी बात आती है, अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। जिस किसी क्षेत्र में, मैंने पहले भी कहा था कि स्पेशल चाइल्ड, सभी स्पेशल चाइल्ड जो है
पूर्ण रूप से अपंग नहीं होते, किसी अंग विशेष में उनमें दोष या विकार पाया जाता है। ऐसे भी बहुत से बच्चे या स्टूडेंट होते हैं। तो उनके शेष जो विभिन्नताएं होती हैं, शेष जो उनकी क्षमताएं होती हैं, शेष उनकी योग्यताएं होती हैं, उसका पूर्ण विकास करने को अवसर मिलेगा, ऐसा मानना है। उद्देश्य के दृष्टिकोण से देखें, एम इसके क्या थे, तो आत्मनिर्भर बनाना और स्वावलंबन की बात है, सेल्फ डिपेंडेंट। यदि ये स्टूडेंट आज इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ या उनको बराबर अवसर दिया गया, सामान्य बच्चों के साथ उनको अवसर दिया गया, तो ऐसे पाया गया है कि अपने उपलब्धि क्षमता के बल पर खास करके अच्छे अच्छे पदों पर ये छात्र भी गए हैं। तो यदि उनको इन बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ अध्यापन कराया जाता है, उनके समान ही उनको मान के अध्यापन कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उनमें ज़्यादा स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता आएगी। कौशल विकास की बात में क्या, जैसे मान लीजिए जब सामान्य बच्चों के साथ इनको भी अध्यापन कराया जाएगा, तो सापेक्षिक दृष्टिकोण से इनके अंदर सामान्य बच्चों जैसा ही कौशल या स्किल्स का डेवलप होगा। पूर्ण प्रकटीकरण की बात आती है, शिक्षा का एक उद्देश्य है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट का जो बात होती है। तो जब सामान्य बच्चों के साथ ये अवसर इनको मिलता है, तो उनके साथ कॉम्पिटिटिव, कहीं ना कहीं प्रतियोगी भावना आती है, और प्रतियोगी भावना आने के कारण जो है उनके अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है, वो हर तरह के उनके अंदर विकास की भी बात होती है। अगली बात होती है मानसिक समायोजन की। दोनों तरह के छात्र, जैसे मान लीजिए पहले बताया कि जो सामान्य विद्यालय व्यवस्था थी वो अलग थी, और साथ ही जो दूसरी व्यवस्था एक आई स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल स्कूल की व्यवस्था आई, दोनों की अलग अलग व्यवस्था करने में सापेक्षिक दृष्टिकोण से उतना मानसिक समायोजन नहीं होता था। उसको ये मान के चला गया कि मानसिक एडजस्टमेंट जो होता है, मानसिक समायोजन जो होता है, यदि एक साथ इन विद्यार्थियों का अध्यापन कराया जाए तो सापेक्षिक दृष्टिकोण से बेटर होगा, ऐसा माना गया। अब रिसोर्स की बात करते हैं कि इसकी क्या रिसोर्स होना चाहिए। कहीं भी जब रिसोर्स की बात आती है तो पहली बात आती है हमारे शिक्षक की। अब एक व्यवस्था है कि शिक्षक क्या, जो समावेशी विद्यालय के शिक्षक हैं, क्या इस तरह से ट्रेंड है, या उनको कुशलता या उनके अंदर इतने जो है स्किल्स लाए गए हैं कि वो सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे दोनों के साथ ऐसा इन्वायरमेंट विद्यालय का क्रिएट करें ताकि दोनों के साथ जो है सामान्य व्यवहार कर सके। स्वाभाविक रूप से मन में पहले से ऐसे विचार बनते हैं कि जो दोनों जो बच्चे होते हैं अलग होते हैं, तो इसलिए टीचर का जो मेंटल लेवल है उसमें एक तरह से देखा जाए तो यदि अपंग बच्चे को बहुत अधिक सुविधा दिया जाए या उसे बार बार सहानुभूति दर्शाया जाए तो भी एक तरह से अन्याय जैसे है। सामान्य बच्चों के साथ उसके साथ सहानुभूति रखी जाए, लेकिन टीचर इस प्रकार का हो कि सहानुभूति एक दायरे में हो, एक सीमा के अंदर हो। ठीक उसी प्रकार विद्यालय की बात आती है। स्वाभाविक रूप से जो सेकेंडरी एजुकेशन मानी गई उस एक तरह से प्राइमरी एजुकेशन सामान्य मानी गई, स्पेशल एजुकेशन को सेकेंडरी रूप दे दिया गया था। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए विद्यालय भवन या विद्यालय का जो संसाधन है वो भी उतना परिपूर्ण नहीं हो पाता था। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि सामान्य बच्चों के साथ यदि विशेष बच्चों का भी एक ही स्कूल हो तो उसमें दोनों की सुविधाएं, रिसोर्स को डेवलप किया जाए। बिल्डिंग से लेकर अन्य जो संसाधन होते हैं किसी छात्र को डेवलप करने के लिए, वो सारे संसाधन, लैब और इत्यादि जो भी संसाधन हो उसको जो है भवन इत्यादि की जो भी बातें हैं वो एक साथ की है। अगली बात शिक्षण विधि की आती है, टीचिंग मेथड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि किस माध्यम से, किस ढंग से किस बच्चे को ये प्रोवाइड किया जाए तो बेटर होगा। यहाँ तक कि विषयवार और चैप्टर वाइज भी मेथड में परिवर्तन पाए जाते हैं। जो सामान्य बच्चों के साथ इन बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, अध्यापन कार्य किया जाता है, तो निश्चित रूप से सापेक्षिक परिणाम जो है अच्छे आएंगे, ऐसा मान करके इंक्लूसिव स्कूल की कंसेप्ट या उदाहरणा जो सामने लाई गई है। अगली बात बनती है निर्देशन की। इस पर विशेष बात बनती है, निश्चित रूप से सामान्य बच्चों के सापेक्ष जो स्पेशल चाइल्ड हैं, अपंग विद्यार्थी हैं, उनको निर्देशन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, किसी न किसी रूप में उसे माना जाएगा कि इनको निर्देशन की विशेष आवश्यकता पड़ती है। तो उसके जगह टीचर्स और जो व्यवस्था हैं, जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं स्कूलों में रैंप बनाए जा रहे हैं और टॉयलेट की सुविधाएं और भी अन्य जो चीज़ें हैं, ताकि वो बच्चा स्वयं में जा सके, वहाँ वो किसी का सहायता लेने की जरूरत न पड़े। इस तरह की बहुत सी बातें सामने स्कूलों में आई हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के बाद ही ये सब बातें आई हैं
कि सामान्य बच्चों में भी ये व्यवस्था दिया जाए। अगली बात बनती है पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम जो सामान्य बच्चों का हो, सेम पाठ्यक्रम जो है इंक्लूसिव स्कूल का भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक उनमें एक ही पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाए, हाँ एक बात बनती है कि लचीलापन उसमें होना चाहिए। लचीलापन होने से कि ताकि जो विशिष्ट बालक है वो सामान्य बच्चों के साथ उपेक्षित भाव उसके अंदर ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उसे प्रोत्साहन संबंधी बहुत से विचार भी उसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने चाहिए। अगली बात बनती है समय सारणी की। समय सारणी में विशेष इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि समय, स्कूल का समय जो है, टाइम टेबल का जो टाइम है उसमें भी स्पेशल स्टूडेंट और सामान्य स्टूडेंट चूंकि एक साथ पढ़ते हैं, हो सकता है ये इससे इनकार नहीं कर सकते कि स्पेशल चाइल्ड की लर्निंग कैपेसिटी सापेक्षिक सामान्य बच्चों से थोड़ा भिन्न हो सकती है, तो उस बातों को दृष्टिगत रखते हुए टाइम टेबल का निर्धारण किया जाना चाहिए। पाठ्येतर क्रियाकलाप जो होते हैं, को एक्टिविटीज़ जिसे स्कूलों में कराया जाता है, कहीं ना कहीं जो है उन स्पेशल चाइल्ड के भी जो को एक्टिविटीज़ पॉसिबल है, संभव हो सकता है, वह एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड की जाए विद्यालय के अंदर और उनके लिए भी कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड प्रोवाइड किया जाए। वो जिस किसी प्रकार से वो अंताक्षरी हो, कविता हो या अन्य जो लेख है, इन्हें स्पोर्ट्स में भी जो है उनको अवसर दिया जाए, उनके लिए अलग से कार्यक्रम करके और साथ में सामान्य बच्चों को भी रख करके उनके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड को एक साथ रखा जाए, ये बात आनी चाहिए। विविध अनुभव की बात होती है, मल्टीपल एक्सपीरियंस की बात होती है। जब वो टीचर या स्टूडेंट, सामान्य बच्चा जो है, सामान्य स्टूडेंट जो है विशेष बच्चे से बहुत कुछ सीखता है, विशेष बच्चा है सामान्य से बहुत कुछ सीखता है। टीचर के साथ भी होता है कि दोनों तरह के बच्चों को जब वो ट्रीट करता है तो उस कंडीशन में उसके पास विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंस सामने आते हैं, वो एक दूसरे को शेयर करते हैं और उससे उसको लाभ मिलता है। निश्चित रूप से अगली बात बनती है कि क्या एक्सेसिबिलिटी की बात होगी, उपलब्धता की। क्या हमारे व्यवस्था में जो समावेशी स्कूल या जो इंक्लूसिव स्कूल हैं उसके अंदर ये जो चीज़ें रखी गई हैं क्या उपलब्ध हैं? निश्चित रूप से देखा जाए तो डिफरेंट जो रिसोर्स हैं, सारे जो रिसोर्स हैं, वो टीचर हो, बिल्डिंग हो अथवा स्कूल हो, टीचिंग मेथड हो, गाइडेंस हो, कहीं ना कहीं एक तो ये बात बनती है कि हम मानसिक रूप से उस तरह से तैयार नहीं हैं। शिक्षक भी मानसिक रूप से कम उस तरह से तैयार हैं कि स्पेशल चाइल्ड को प्रति, जैसे हमने बात कहा कि यदि उसको विशेष आप सहानुभूति बरतते हैं, विशेष उसे प्रोत्साहित करते हैं, तो भी दूसरे से वो फील करता है अलग से। यदि बार बार स्पेशल चाइल्ड के प्रति इंडिकेट करके आप उसे दया भाव दिखाते हैं तो उसके अंदर इंटीग्रिटी भाव आता है। तो टीचर को सपोर्ट तो उसे करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट वह जो है किसी न किसी रूप में डायरेक्ट न दिखे, इनडायरेक्ट तरीके से उसे करना चाहिए। विद्यालय की बात भी है, भवन की बात या दूसरे रिसोर्स की बात है, वह रिसोर्स जो है सामान्य बच्चों के साथ और स्पेशल बच्चों के लिए रिसोर्स प्रोवाइड कर देने चाहिए। क्लास में एंट्री के लिए यानी जो है रिसोर्स से काम करते हैं उसमें विद्यालय भवन के अंतर्गत या जो भी साइंस की सामग्री है, तो उसमें सहजता के साथ उसमें व्यवस्था में आ जाना चाहिए ताकि ऐसी व्यवस्था होती है ऐसा पाया जाए। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से किया गया है। यदि स्कूल में ये बार बार बात आती है सामान्य बच्चों के अंतर्गत कि स्पेशल बच्चे के लिए व्यवस्था दी गई है हमारी व्यवस्था से हट करके, तो वह स्कूल भवन में भी वो बातें नहीं आती हैं। चूंकि ऐसा लगना चाहिए कि स्कूल के जो बिल्डिंग है, चाहे जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का वो भी एक हिस्सा है। इस प्रकार से उसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए, उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शिक्षण विधियों के साथ भी वही है, जो भी चीज़ें उसमें हैं, यदि इस तरह की बातें बनती हैं तो वो शिक्षण विधियाँ जो स्पेशली उस बच्चे के लिए ज़रूरी है, जो स्पेशल चाइल्ड है, जनरल जो ढंग है उसके साथ साथ उसको भी रहना चाहिए ताकि एक जो है स्कूल का हिस्सा दिखे, उससे भिन्न न दिखे। इस प्रकार से जो है देखा जाए तो पाया जा रहा है कि अभी हमारा विद्यालय भवन हो या पाठ्येतर गृह में कोई एक्टिविटीज हो या अथवा टीचर हो या शासन के द्वारा जो ये सब व्यवस्था है, अभी किसी न किसी रूप में सेकेंडरी जान पड़ता है। एक्सेसिबिलिटी के आधार पर देखा जाए, उपलब्धता के आधार पर देखा जाए तो अभी वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं जो समावेशी विद्यालय की अवधारणा को पूर्ण रूप में पूरा करती है।
या उसे संपूर्ण रूप में देखा जाए। कहीं न कहीं समावेशी विद्यालय की जो अवधारणा है, समावेशी विद्यालय की जो व्यवस्था है, जो विचार है, उस विचार में अभी भी जब उसको हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं, सैद्धांतिक रूप में तो एक्सेप्टेशन बहुत सहज है, लेकिन जब व्यवहारिक रूप में उसका एक्सेप्टेशन देखते हैं तो कहीं न कहीं अभी नहीं पाया जा रहा है। धन्यवाद। जय भारत।